दूसरा नेता नहीं है, कोई दूसरा नेता नहीं है। इसलिए आपका अभिनंदन करता हूं। इस रांची के धरती के बेटा बेटियों को, नौजवान साथियों को, सभी महिलाएं बहनों का अभिनंदन करता हूं और सबको आदाब, जोहार, नमस्कार। राज्य की राजधानी रांची में हम सभी झारखंड वासी आदरणीय राहुल गांधी जी को हार्दिक हार्दिक जोहार करते हैं। अब मैं सुबोध साय जी से आग्रह करूंगा कि आदरणीय राहुल गांधी जी को एक जैकेट भेंट करेंगे, उनका स्वागत करेंगे। धन्यवाद। मैं बंधु तिर्की जी से आग्रह करता हूं कि राहुल गांधी जी को पारंपरिक टोपी पहनाकर उनका अभिनंदन करेंगे। राहुल गांधी बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदाबाद जिंदाबाद राहुल गांधी सभी अपना स्थान ग्रहण कर लें। अब मैं झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी से आग्रह करता हूं कि वो अपनी बातों को रखेंगे। उससे पहले झारखंड रांची महानगर और रांची ग्रामीण के अध्यक्ष से आग्रह करता हूं कि वे उन्हें मोमेंटे देकर अभिनंदन करेंगे। राकेश किरण महतो जी और कुमार राजा जी, धन्यवाद। अब मैं प्रदेश अध्यक्ष जी से आग्रह करूंगा कि आप उपस्थित लोगों को संबोधित करें। आज इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा में उपस्थित हम सबों के नेता, जनयोद्धा और सच पूछिए तो कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, मणिपुर से लेकर मुंबई तक युवा दिलों की धड़कन आदरणीय राहुल गांधी जी, हम सबों के प्रभारी आदरणीय गुलाम अहमद मीर साहब, आदरणीय आलमगीर आलम साहब जो हमारे सीएलपी लीडर हैं, और सुबोध भैया और तमाम जो हमारे नेतागण इस मंच पर बैठे हैं। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाव वाली बात है। आप सबों की ने जो इज्जत दी है, आप सबों ने जो जन सैलाब यहाँ इकट्ठा किया है, आप सबको मैं तहे दिल से, चूंकि ऐसा मैंने पहले अपने राजनीतिक जीवन में आज तक नहीं देखा। जब से पाकुड़ से निकला हूं, लगातार जिस तरह से भारत जोड़ो न्याय यात्रा को समर्थन देते हुए लोग आदरणीय राहुल गांधी जी के हाथों को मजबूत कर रहे हैं, हम ये कह सकते हैं कि आदरणीय राहुल गांधी जी, आप जिन मुद्दों को लेकर के निकले हैं उनको अपार जन समर्थन मिल रहा है। और हम जानते हैं कि जो हम चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि लोगों के साथ अन्याय नहीं हो। ये जहां पे हम लोग सभा कर रहे हैं, ये नेहरू जी की दी हुई जगह है और यहाँ HEC हुआ करता था, ये कह सकता हूं, क्योंकि कुछ लोग उसको बीमार करके कहीं न कहीं बेचने की साजिश कर रहे हैं। मैं बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, मैं इतना ही कहूंगा कि आप आए राहुल जी, झारखंड धन्य हुआ और आने वाला समय आदरणीय राहुल गांधी जी आपका है, झारखंड वासियों का है, HEC का काम करने वालों का है, श्रमिकों का है, मजदूरों का है, नौजवानों का है, युवाओं का है, महिलाओं का है। मैं इनमें इतना कहूंगा, जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड। अब मैं पूरे देश में हम सबों के लिए लड़ रहे आदरणीय नेता राहुल गांधी जी से आग्रह करता हूं कि आप आए और उपस्थित जनसमूह को संबोधित करें। आदरणीय राहुल गांधी जी। गुलाम
गुलाम मीर साहब, राजेश ठाकुर जी, आलमगीर आलम जी, जयराम रमेश जी, के राजू जी, सुबोध कांत सहाय जी, फुरकान अंसारी जी, गीता कोडा जी, भुवनेश्वर मेहता जी, जनार्दन प्रसाद जी, हमारे और गठबंधन के सारे एमएलएस, सीनियर नेता, हमारे पार्टी के प्यारे कार्यकर्ता, भाइयों और बहनों, झारखंड के युवाओं, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। सबसे पहले मैं गठबंधन को, सोरेन जी को, हमारे सब एमएलएस को बधाई देना चाहता हूं कि आपने बीजेपी और आरएसएस की जो साजिश थी उसको रोका और यहां गरीबों की सरकार को मेंटेन किया, उसकी रक्षा की। कुछ दिनों से हमारी यात्रा झारखंड में चल रही है। पिछले साल हमने भारत छोड़ो यात्रा की, कन्याकुमारी से हम कश्मीर चले, 4000 किलोमीटर, लाखों लोग एक साथ भारत जोड़ो यात्रा में चले। बीजेपी ने, आरएसएस ने देश में नफरत फैला रखी है, हिंसा फैला रखी है। इसके खिलाफ भारत जोड़ो यात्रा में हम सब मिलकर, लाखों लोग मिलकर चले और देश को हमने एक नया रास्ता दिया, एक नया रास्ता दिखाया और यात्रा बहुत सफल हुई। यात्रा में काफी लोग हमारे पास आए, झारखंड से आए, उड़ीसा से आए, बाकी प्रदेशों से आए। उन्होंने कहा, देखिए आपने भारत जोड़ो यात्रा की, कन्याकुमारी से आप कश्मीर चले, मगर झारखंड का क्या होगा, उड़ीसा का क्या होगा, बंगाल का क्या होगा? इधर तो आपने यात्रा नहीं की। आपको दूसरी रात यात्रा करनी चाहिए। मणिपुर से महाराष्ट्र एक और भारत जोड़ो यात्रा करनी चाहिए। और ये हजारों लोगों ने हमसे कहा, इसीलिए आज मैं आपके सामने खड़ा हूं। मणिपुर से महाराष्ट्र दूसरी भारत जोड़ो न्याय यात्रा हम कर रहे हैं। और आपने देखा झारखंड में कितने जोश से, कितनी शक्ति, कितनी ऊर्जा झारखंड की आम जनता ने हमारी यात्रा में डाली। तो आपका मैं दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। बोल बजा, बंद करो, बंद करो। हेलो, जितने भी लोग गाजा बाजा बजा रहे हैं उनसे आग्रह है कि बाजा बंद कर देंगे। आप अभी राहुल गांधी जी की बातों को सुनेंगे, बाजा बंद करेंगे। तो इसमें भारत जोड़ो न्याय यात्रा में हमने एक नया शब्द डाला है, न्याय शब्द डाला है। और इस शब्द को देश में आज बहुत अच्छी तरह समझा जा रहा है। ये जो एचईसी के पोस्टर लिए हैं, आप अन्याय शब्द को बहुत अच्छी तरह समझते हो, क्योंकि आपके खिलाफ अन्याय किया जा रहा है। किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा है? जोर से बोलो, दिल्ली तक सुनाई देना चाहिए। देखिए, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है, इसका आस्ते आस्ते नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार
इसका आस्ते 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 गला घोट रहे हैं। सही? बताइए एचईसी का गला क्यों घोटा जा रहा है? क्योंकि सरकार और बीजेपी चाहती है कि एचईसी काम ना करे और आने वाले कल एचईसी फैक्ट्री का नाम बदलकर अदानी नाम का नेम प्लेट इसके ऊपर लगा दिया जाए। इसको प्राइवेटाइज कर दिया जाए। और भाइयों और बहनों, आज एचईसी के लोग आए हैं, मगर जहां भी मैं जाता हूं वहां पे ऐसे किसी ना किसी पब्लिक सेक्टर यूनिट के लोग बैनर लिए, पोस्टर लिए, झंडा लिए खड़े दिखते हैं। बीएचईएल, एचएल, एचईसी, क्योंकि मोदी सरकार सारे के सारे पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को आस्ते 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 मारकर एक ही नेम प्लेट लगाना चाहती है। भाइयों बहनों, बीएचईएल नहीं, एचएल नहीं, एचईसी नहीं, इंडियन ऑयल नहीं, अदानी। और यहां जो काम करते हैं, जिन्होंने सालों के लिए अपना खून, अपना पसीना दिया है, उन सबको ये बेरोजगार बनाना चाहते हैं। और मैं इस स्टेज से आपको बता दूंगा, और ये याद रखिए एचईसी वाले लोग, कांग्रेस पार्टी ये नहीं होने देगी। बीजेपी के लोगों से मैं कहता हूं, कर लो जो करना है, अदानी का नाम एचईसी पे नहीं लगेगा, हम नहीं लगने देंगे। ये देश की पूंजी है, ये किसी उद्योगपति की पूंजी नहीं है। ये फ्री गिफ्ट अदानी को नहीं मिलेगा, ये हम आपको आश्वासन दे रहे हैं। और हमारी सरकार आएगी तो जो आपको सपोर्ट की जरूरत होगी वो आपको सपोर्ट मिलेगी और आपको कॉम्पिटिटिव बनाया जाएगा। भाई और बहनों, पूरे देश में प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इस देश में ओबीसी वर्ग की, आदिवासी वर्ग की, दलित वर्ग की कितनी आबादी है? सबसे ज्यादा मत बोलो भैया, मुझे नंबर दो, मुझे नंबर दो। कितने प्रतिशत आदिवासी, दलित और पिछड़े लोग हैं इस देश में? नंबर दो। देखो, कोई नंबर नहीं दे सकता, कोई नहीं बता सकता कि इस देश में इतने पिछड़े लोग हैं। भाइयों बहनों, बात आप समझिए, देश में कम से कम 50% ओबीसी वर्ग के लोग हैं। सही बात है? और मैंने कम से कम शब्द का प्रयोग किया है। आज तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर यहां आए और उन्होंने मुझे बताया कि जो वायदा हमने तेलंगाना में किया था, आज वायदे को तेलंगाना की सरकार को किया है। छठी जन्नत का वायदा तेलंगाना में कुछ ही महीनों में पिछड़े वर्ग के लोगों को, आदिवासियों को, दलितों को, जनरल कास्ट के लोगों को, माइनॉरिटी को, सबको पता लग जाएगा कि किसकी कितनी आबादी है।
अब मैं आपको ये बोल क्यों रहा हूं? क्योंकि ये जो एचईसी के लोगों को तंग किया जा रहा है, ये पिछड़े वर्ग के लोग हैं, ये आदिवासी हैं, ये दलित हैं, और इनको रोजगार से हटाया जा रहा है और इस एचईसी को प्राइवेटाइज किया जा रहा है। प्राइवेटाइजेशन का मतलब समझिए। प्राइवेटाइजेशन का मतलब ओबीसी को, दलित को, आदिवासी को और गरीब जनरल कास्ट के व्यक्ति को बेरोजगार बनाने का काम है। ये प्राइवेटाइजेशन नहीं है। ये दलितों से, आदिवासियों से, पिछड़ों से, गरीब जनरल कास्ट के लोगों से, माइनॉरिटी के लोगों से चोरी है। ये हो रहा। आप देखिए, किसी दिन आप अदानी जी की कंपनी की लिस्ट निकालिए, अदानी की कंपनी की लिस्ट निकालिए और मैनेजमेंट की टीम देखिए। अदानी की कंपनी में आपको एक पिछड़ा नहीं मिलेगा, एक दलित नहीं मिलेगा, एक आदिवासी नहीं मिलेगा, एक जनरल कास्ट का व्यक्ति नहीं मिलेगा। और इसको, इस एक व्यक्ति को देश की पूरी पूंजी पकड़ाई जा रही है। एयरपोर्ट, पोर्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कें, पुल, स्टोरेज की फैसिलिटी, सोलर पावर, विंड पावर, जो भी व्यक्ति चाहता है इसको मिल जाता है। ये डिफेंस में देश की रक्षा सेना करती है। आप देख लीजिए, सारे कॉन्ट्रैक्ट्स, हथियार के कॉन्ट्रैक्ट, ड्रोन के कॉन्ट्रैक्ट, ये सारे के सारे इसी एक व्यक्ति को दिए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री चाहते हैं, इसलिए इस एक व्यक्ति को एयरपोर्ट्स, डिफेंस इक्विपमेंट पकड़ाया जा रहा है। मैंने आपसे कहा, इस देश में पिछड़े लोग कितने हैं, कितने हैं, दलित कितने हैं, इसकी क्या सोच है? भाइयों और बहनों, आप किसी प्राइवेट कंपनी में जाइए, किसी भी कंपनी में जाइए, वहां पूछिए यहाँ पे पिछड़े लोग कितने हैं, दलित कितने हैं, आदिवासी कितने हैं, आपको एक नहीं मिलने वाला। फिर आप जाइए, हिंदुस्तान की सरकार में जाइए, 90 लोग हिंदुस्तान की सरकार को चलाते हैं, आईएएस ऑफिसर हैं, पूरे के पूरे को ये कंट्रोल करते हैं। हिंदुस्तान की सरकार 10 रुपए खर्च करती है तो रुपये कहां खर्च होंगे, ये 90 लोग निर्णय लेते हैं। 90 में से आदिवासी कितने, दलित कितने, पिछड़े कितने, आप जानते हो? देखो, सन्नाटा छा गया। भाइयों और बहनों, 90 में से सिर्फ 3 ओबीसी वर्ग के लोग और 100% में से ओबीसी वर्ग के अफसर सिर्फ 5% कंट्रोल करते हैं। मतलब अगर हिंदुस्तान की सरकार 100 रुपए बजट में बांटती है तो 5 रुपए का निर्णय ओबीसी वर्ग लेता है।
आप जानते हो दलित वर्ग के अफसर कितना निर्णय लेते हैं? चलो जीरो ही मान लो। उनको मानो तो कॉर्पोरेट सेक्टर में हिस्सेदारी आप जाइए उसमें देखिए, उसमें आपको दलित नहीं मिलेगा, मैनेजमेंट में एक ओबीसी नहीं मिलेगा, एक माली मिलेगा, एक आदिवासी, एक दलित, कोई नहीं मिलने वाला उसमें। फिर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की लिस्ट निकालिए, कॉलेजेस की लिस्ट निकालिए, उसमें आपको एक पिछड़ा नहीं मिला, एक मालिक को पिछड़ा नहीं मिलेगा, एक मालिक दलित नहीं मिलेगा, एक मालिक आदिवासी नहीं मिलेगा। फिर आप जाइए और कहिए ठीक है, कॉर्पोरेट सेक्टर में नहीं मिला, सरकार में नहीं मिला, अस्पतालों में नहीं मिला, यूनिवर्सिटी कॉलेज में नहीं मिला, और फिर आप लिस्ट निकालिए जो कॉन्ट्रैक्ट से काम करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट लेबर की लिस्ट निकालिए, और उस लिस्ट में आपको सिर्फ ओबीसी, दलित और आदिवासी मिलेंगे और कोई नहीं मिलने वाला। तो पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को, उनको कॉन्ट्रैक्ट लेबर, उनको मजदूरी, बॉन्डेड लेबर बनाया जा रहा है। और बड़ी बड़ी कंपनियों में, अस्पतालों में, कोर्ट्स में, स्कूल कॉलेजेस में भी कोई हिस्सेदारी नहीं है। तो सबसे पहले ये पता लगाना है कि दलित, आदिवासी और पिछड़े हैं कितने। 50% कम से कम पिछड़े वर्ग के लोग हैं, 8% आदिवासी हैं, 15-16% दलित हैं, और इनकी हिस्सेदारी भी कहीं भी नहीं है, कहीं भी नहीं है। किसी भी मजदूर के पास चले जाओ। आज मैं अभी सड़क पे था, साइकिल पर 200 किलो कोयला लिए, धकेल कर साइकिल पर 200 किलो कोयला धकेल कर भूखे आदिवासी पराज में थे। चल रहे मैंने आपको देखा, जोड़ो जोड़ो, वहां पे आपको आदिवासी मिल जाएगा, वहां पे आपको दलित मिल जाएगा, वहां पे आपको पिछड़ा मिल जाएगा, मगर किसी बड़ी कंपनी नहीं होने वाला, नीचे खड़े रहो, किसी अस्पताल के मैनेजमेंट के ऑफिस में नहीं होने वाला। ये हिंदुस्तान के सामने सबसे बड़ा सवाल है, इससे बड़ा सवाल है ही नहीं। और इसीलिए हमारा पहला कदम पूरे देश में जाति जनगणना को करवाने का होगा, और हम पता लगे इसमें दलित कितने, आदिवासी कितने, पिछड़े कितने। और एक और बात समझिए, रिजर्वेशन की बात कर